हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम लोग देख रहे थे इंसॉल्वेंसी अकाउंट, आज हम इंसॉल्वेंसी अकाउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखेंगे। आज जिस टॉपिक पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ वेरियस लिस्ट। लायबिलिटी के अंडर में जितने भी लिस्ट हैं हम सारे लायबिलिटी को उस लिस्ट वाइज क्लासिफाइड करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लायबिलिटी को लिस्ट वाइज क्लासिफाइड करेंगे। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके थ्रू हम देखेंगे कि लायबिलिटी को लिस्ट वाइज हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम फॉर द वेरियस लिस्ट ऑफ लायबिलिटी side of SOA statement of affair of an insolvent according to Presidency Town Insolvency Act and Provincial Insolvency Act। तो उम्मीद है ये दोनों एक्ट से हमसे पूछा है क्लासिफाई करने के लिए लायबिलिटी को उसके वेरियस लिस्ट वाइज। तो हम यहाँ पे उम्मीद है कि अगर हम किसी भी एक एक्ट के थ्रू आपको बता दें तो आप नेक्स्ट एक्ट से आप दूसरे एक्ट से क्वेश्चन स्वयं सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है loan from A secured by machine rupees 40,000. The estimated value of machine is 30,000. Book value लोन ए से लिए हैं 40,000 रुपए का, उसके अगेंस्ट में मशीन रखे हैं जिसका एस्टिमेटेड वैल्यू 30,000 है और बुक वैल्यू 60,000 है। एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होता है? एस्टिमेटेड वैल्यू इज अ रियलाइजेबल वैल्यू। क्या होता है? रियलाइजेबल वैल्यू। एसेट्स को बेच करके जो पैसा आता है उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? रियलाइजेबल वैल्यू या एस्टिमेटेड वैल्यू। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। लोन फ्रॉम बी सिक्योर्ड बाय फर्स्ट चार्ज ऑन लीज होल्ड प्रॉपर्टी। फिर बी से लोन लिए हैं 32,000 का। द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 40,000 और प्रॉपर्टी का एस्टिमेटेड वैल्यू अर्थात रियलाइजेबल वैल्यू है 40,000 रुपये। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम सी सिक्योर्ड बाय सेकेंड चार्ज। सेकेंड चार्ज में यूज किए हुए एसेट्स को रख करके सिक्योरिटी में हमने सी से क्या किया? लोन लिया ऑन द एवर प्रॉपर्टी रुपीज 6,000 का हमने लोन लिया सी से। किसको? तो सेकेंड चार्ज मॉर्गेज यूज करके। आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट लायबिलिटी की बात करता है तो प्राइवेट लायबिलिटी भी है हमारे पास 10,000 का। लोन फ्रॉम वाइफ से लोन लिए 5,000 का, जिसमें से 3,000 आउट ऑफ हर स्त्री धन का है। बिल्स डिस्काउंटेड रुपीज 6,000। बिल डिस्काउंटेड रुपीज 6,000 आउट ऑफ विच अ सम ऑफ 1,500 इज डाउट एंड 1,000 इन बैड। 6,000 का बिल डिस्काउंट हुआ जिसमें से 1,500 डाउट है और 1,000 बैड में है। नेक्स्ट, रुपीज 2,500 टू शी फॉर लॉसेज इन स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस के थ्रू सी को क्या हो रहा है? 2,500 का लॉस हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट रुपीज 5,000 सिक्योर्ड बाय पर्सनल गारंटी ऑफ अ फ्रेंड ऑफ इंसॉल्वेंट फॉर द फुल अमाउंट। नेक्स्ट, ट्रेड क्रेडिटर रुपीज 17,000 एंड बिल्स पेबल रुपीज 10,000। नेक्स्ट, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड फॉर 3 मंथ रुपीज 12,000। रेंट 3 मंथ का ड्यू है लैंडलॉर्ड का। कितना? टोटल अमाउंट 1,200। सैलरी फॉर 3 ऑफिस क्लर्क। सैलरी ड्यू है 3 ऑफिस क्लर्क का रुपीज रुपीज 250 each per month for 4 months and 2 pune रुपीज 125 each per month for 5 months. Rates and taxes रुपीज 2,500. Liability for an incomplete contract रुपीज 6,000 not expected to rank for payment। ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। कह रहा है कि लायबिलिटी है मेरे लिए कितने का? 6,000 का, बट ये कैसा लायबिलिटी? इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का। तो समझिए जब कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो लायबिलिटी क्या क्रिएट होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा उसके प्रति जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है लायबिलिटी वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा।
और जब कॉन्ट्रैक्ट ही कंप्लीट नहीं तो लायबिलिटी क्रिएट हुआ ही नहीं, तो इसलिए ये मेरा लायबिलिटी नहीं होगा, तो इसका एक भी अमाउंट मेरे ऊपर लायबिलिटी के रूप में नहीं आता है, इसलिए हम इसे अपने एक्सपेक्टेड टू रैंक में शो नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल क्वेश्चन जिसके थ्रू हम देखेंगे कि हम किस तरीके से वेरियस लायबिलिटी को लिस्ट वाइज क्लासिफाइड करेंगे। क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लिस्ट वाइज सॉल्व करेंगे, तो लिस्ट वाइज क्लासिफाइड हमें करना है क्वेश्चन को, इसलिए हम अलग अलग लिस्ट से रिलेटेड एक चार्ट फॉर्मेट तैयार करेंगे। लायबिलिटी को 4 हेड में बांटा गया है, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी और लिस्ट डी। इसलिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि हमने लिस्ट वाइज इसके लिए एक फॉर्मेट तैयार किया है। सो यहाँ पे जो हम ये फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है, ये लिस्ट वाइज हर लिस्ट में हम इसी तरीके से फॉर्मेट ओपन करेंगे 3 कॉलम का। एक कॉलम ग्रॉस लायबिलिटी, सेकेंड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टिकुलर, और थर्ड एक्सपेक्टेड टू रैंक से रिलेटेड कॉलम। ठीक है, तो चलिए हेडिंग यहाँ पर पार्टिकुलर डाल देते हैं और ये बता देते हैं कि यहाँ पर जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो पीटीआई एक्ट के थ्रू, किस एक्ट के थ्रू बात करेंगे? पीटीआई एक्ट, प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट के थ्रू हम बात करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन हमने देखा था, तो क्वेश्चन में सबसे पहला लायबिलिटी हमारा क्या था? फर्स्ट लायबिलिटी की बात करें क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन के अंदर में अगर क्वेश्चन नहीं लिखे हैं तो हमारे वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को पहले लिख लीजिएगा और उसके बाद समझने में आसानी होगा। तो चलिए, एक फर्स्ट लायबिलिटी कहता है लोन फ्रॉम ए सिक्योर्ड बाय मशीन। ए से हमने लोन लिया, किसको? सिक्योरिटी मशीन के द्वारा सिक्योर्ड करके लोन ए से लिया गया 40,000 रुपए का। द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीन इज ₹30,000। उस मशीन का जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो है 30,000 एंड ब्रैकेट में कहा बुक वैल्यू 16,000। तो देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप लायबिलिटी को क्लासिफाइड कर रहे हैं तो किस लायबिलिटी को हम किस लिस्ट में शो करेंगे, इस चीज को सॉल्व करते समय ये माइंड में ये पॉइंट लेकर के चलिएगा कि एसेट्स और लायबिलिटी का कंपैरिजन उसके रियलाइजेबल वैल्यू से किए जाते हैं, ना कि बुक वैल्यू से। एसेट्स जो हम मॉर्गेज में यूज कर रहे हैं, उस एसेट्स का बुक वैल्यू कुछ भी हो उससे हमें मायने नहीं है, उस एसेट्स के रियलाइजेबल वैल्यू को हम यहाँ पर देखेंगे कि रियलाइजेबल वैल्यू उसका क्या है एक्चुअली में, क्योंकि लायबिलिटी हमें बियर करना होता है, पेमेंट करना होता है, और लायबिलिटी का पेमेंट हम कैश से करते हैं, ना कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के बुक में जो रिकॉर्ड किए गए हैं एसेट्स का वैल्यू, उस वैल्यू से। इसलिए हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी हम लायबिलिटी को कंपेयर करें एसेट्स के वैल्यू से, तो वो किस वैल्यू से करेंगे? यहाँ पर रियलाइजेबल वैल्यू से। तो देखिए, एसेट्स कितना का था? लायबिलिटी हमारे पास कितना है, कितना का? 40,000 का, और एसेट्स का रियलाइजेबल वैल्यू 30,000। अब लोन अमाउंट मेरा 40,000 है और उसके अगेंस्ट में हमने जो एसेट्स रखा है वो मात्र 30,000 हमें दे रहा है। तो क्या ये सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है या पार्शली सिक्योर्ड है? तो ये पता क्या चल रहा है देख करके कि 40 के बदले में कितना जा रहा है? मात्र 30,000 का एसेट्स हमने मॉर्गेज में रखा, तो ये पार्शली सिक्योर्ड है। तो पार्शली सिक्योर को हम कहां पर शो कर देंगे? कहां पे शो कर देंगे? लिस्ट सी के अंडर में, जो कि पार्शली सिक्योर को दिखाता है। सो इसलिए इस लायबिलिटी को हम शो करेंगे लिस्ट सी में, पार्शली सिक्योर क्रेडिटर के अंडर में। तो देखिए, हमने शो कर दिया लोन फ्रॉम ए 14,000, यहां पर पार्शली सिक्योर क्रेडिटर हेड दिए एज पर लिस्ट सी, और फिर इसमें हमने लिखा जैसे पहले प्रीवियस में फॉर्मेट तैयार था उसी फॉर्मेट पर हम इसको तैयार किए, और यहाँ पे ग्रॉस लायबिलिटी एक्सपेक्टेड टू रैंक, जब कोई रह जाएगा अनपेडेबल लायबिलिटी तो उसको हम यहाँ पर इस कॉलम में शो कर देंगे इस लिस्ट के अंदर में। तो लोन फ्रॉम ए 40,000 लेस
एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उसको लेस कर देंगे। डिडक्ट करने पर क्या पता चल रहा है कि मेरा लायबिलिटी ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये लायबिलिटी अब क्या होगा, अनसिक्योर्ड हो जाएगा। तो अनसिक्योर होने के कारण इस लायबिलिटी को हम कहाँ पर शो कर देंगे, एक्सपेक्टेड टू रैंक के कॉलम में, कि ये जो लोन अमाउंट था पूरा का पूरा सिक्योर नहीं था। जो अमाउंट रह गया डिफिशिएंट बैलेंस वो क्या हो गया मेरे लिए, अनसिक्योर्ड हो गया। अब पैसा बचेगा एसेट्स को बेच करके, उसके बाद इसका पेमेंट किया जाएगा। अभी फिलहाल में हमने आपको जो दे दिया था एसेट्स, उससे आपको जितना रियलाइज हो जाए वो रख लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड लायबिलिटी क्या कहता था, सेकेंड, लोन फ्रॉम बी, बी से लोन लिया गया सिक्योर्ड बाय फर्स्ट चार्ज ऑन लीज होल्ड प्रॉपर्टी। हमारे पास एसेट्स था लीज होल्ड प्रॉपर्टी, जिसको हमने सिक्योरिटी फर्स्ट चार्ज सिक्योरिटी में रख करके बी से हमने लोन लिया 32,000 का। कितना का, 32,000। द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 14,000। उस एसेट्स का रियलाइजेबल वैल्यू या कहें एस्टिमेटेड वैल्यू जो हो वो है हमारा 14,000। तो अब जरा सोचिए, 32,000 का लोन के लिए हमने 40,000 का एसेट्स दे दिया, तो ये कैसा लायबिलिटी, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड या पार्सली सिक्योर्ड, ये फुल्ली, क्योंकि हमारा एसेट्स का वैल्यू लायबिलिटी के कंपेयर में क्या हो रहा है, मोर, ज्यादा हो जा रहा है। तब इस लायबिलिटी को हम क्या कहेंगे, फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर। सो इसलिए इसे हम कहां पर शो कर देंगे, फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी जो कहता है उस हेड के अंदर में हम इसको शो करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर शो किया था लोन फ्रॉम बी 32,000 जो मेरा लोन अमाउंट है उसको लेस कर दिए, ग्रॉस लायबिलिटी में भी 32,000 हमने दिखा दिया। अब इसमें हम लेस करेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, कितना, 40,000 का। 14,000 लेस करने के बाद जो आया क्या आ गया, 8,000, ये सरप्लस आ गया। 8,000 रुपया ये सरप्लस आ गया, इसको हमने सरप्लस के रूप में शो कर दिया। आगे चलते हैं, कहता है लोन फ्रॉम सी, सी से लोन लिए सिक्योर्ड बाय सेकेंड चार्ज ऑन द एबव प्रॉपर्टी ₹6,000। सेकेंड चार्ज मतलब जो भी हमने प्रॉपर्टी पहले रखा था उसी प्रॉपर्टी को फिर हमने मॉर्गेज में यूज कर करके किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया, कितना, 6,000 रुपीज का। तो अब देखिए जिस एसेट्स को हम फर्स्ट चार्ज में रखे थे उससे हमारे पास कितना बच गया है बैलेंस एसेट से, 8,000, यहाँ पर दिख रहा है 8,000। इसी एसेट्स को हमने गिरवी रख करके क्या किया, थर्ड पार्टी से भी हम 6,000 का लोन लिए। अब इसकी वैल्यू को उस लोन अमाउंट से कंपेयर कीजिए। थर्ड पार्टी से हमने लोन लिया कितना का, 6,000 का, और एसेट्स कितना है, 8,000 रुपए का। तो ये क्या पता चलता है कि एसेट्स का वैल्यू मेरे लायबिलिटी के वैल्यू से क्या है, मोर है, ज्यादा है। सो इसलिए ये लायबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर। तो हमने यहाँ पर फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर के अंडर में इसको सॉल्व किया और यहाँ पे हमने लिखा लोन फ्रॉम सी 6,000, कंपेयर किए 2,000, अभी भी हमारे एसेट्स का ही वैल्यू ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम इसको लिख दिए सरप्लस 2,000। क्लियर। फोर्थ नंबर पे प्राइवेट लायबिलिटी। तो प्राइवेट लायबिलिटी की बात करते हैं, पर्सनल लायबिलिटी को। तो पर्सनल लायबिलिटी को हम इंसॉल्वेंसी अकाउंट के अंदर में अनसिक्योर्ड लायबिलिटी के हेड में शो करते हैं। सो इसलिए इस प्राइवेट लायबिलिटी को हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, लिस्ट ए जो कि फुल्ली अनसिक्योर क्रेडिटर का हेड होता है, उस हेड में हम इसको शो करेंगे। हमने इस प्राइवेट लायबिलिटी को शो कर दिया 10,000, एक्सपेक्टेड टू रैंक में ग्रॉस लायबिलिटी 10,000। पूरा का पूरा ये हमारे लिए लायबिलिटी है, बट कैसा, फुल्ली अनसिक्योर। तो अनसिक्योर पूरे 10,000, एक्सपेक्टेड टू रैंक में जितना मेरे लिए लायबिलिटी क्रिएट होता है वो पूरा का पूरा 10,000 और ग्रॉस लायबिलिटी 10,000। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहता है लोन फ्रॉम वाइफ, वाइफ से, अपने वाइफ से हमने लोन लिया कितना का, ₹5,000 का। अपने वाइफ से 5,000 रुपए का लोन लिए, जिसमें से कहता है क्वेश्चन ₹3,000 आउट ऑफ हर स्त्री धन, स्त्री धन के अंदर का है। तो 3,000 स्त्री धन, सबसे पहले स्त्री धन, व्हाट डू यू मीन बाय स्त्री धन, स्त्री धन का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए।
स्त्री धन कहने का मतलब ये कि स्त्री का पर्सनल इनकम, वाइफ का पर्सनल इनकम या उसके पर्सनल वाइफ का पर्सनल इनकम की बात करते हैं या उसके पर्सनल रिलेटिव से जो इनकम आए हैं या जो प्रॉपर्टी उनको मिले गए हैं, जैसे डॉरी, दहेज में जो कुछ भी उन्हें मिला है, वो सोने चांदी कैश, वो सारे के सारे एसेट्स को हम स्त्री धन के अंडर में इंक्लूड करते हैं। देखते हैं शादी ब्याह होता है तो डाउरी मिलता है, तो उस डाउरी को हम स्त्री धन कह देंगे, क्योंकि वो मेरा नहीं है बल्कि उनके पेरेंट्स के थ्रू उन्हें दिया गया है। इसलिए हम उस अमाउंट को अपना इनकम नहीं मानेंगे, और जब हमारा अपना इनकम नहीं है तो उनके जो अमाउंट को हमने बिजनेस में लेकर के इंक्लूड किया, इन्वेस्ट किया, वो अमाउंट मेरे लिए एज ए लायबिलिटी हुआ, और इसलिए उस स्त्री धन के अमाउंट को हम लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करेंगे। तो इस स्त्री धन में लिखेंगे लोन फ्रॉम वाइफ। वाइफ से हमने लोन कितना लिया था? 5,000, जिसमें से 3,000 स्त्री धन है। मतलब क्या? 2,000 मेरा पर्सनल इनकम से आया, तो उस पर्सनल इनकम को हम साइड करेंगे, और जो वाइफ का है इनकम, उस इनकम को हम लायबिलिटी के रूप में करेंगे। तो 3,000 आपको हमने दिखा दिया, एक्सपेक्टेड टू रैंक 3,000 और 5,000 ग्रॉस लायबिलिटी के हेड में शो कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है बिल डिस्काउंटेड। काउंटेड है 6,000 का, बिल डिस्काउंटेड 6,000 आउट ऑफ विच अ सम ऑफ 1,500 इज डाउट। में से हमने कितना किया? बिल डिस्काउंटेड कहता है 1,500 रुपए डाउट है, जो अभी हुआ नहीं है 1,500 का, और 1,000 बैड है। मतलब टोटल 2,500 पे हमारा क्या है? अभी बिल डिस्काउंट नहीं हुआ है, बाकी बिल डिस्काउंटेड हो गया। मतलब मेरे ऊपर लायबिलिटी कितना का डिस्काउंट करने का? 2,500। इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा? फुल्ली अनसिक्योर क्रेडिटर। तो हम इस बिल डिस्काउंट को लिखेंगे। टोटल लायबिलिटी मेरे पास कितना का था? 6,000 का डिस्काउंट करने आया, बट इसमें से हमने दे पाए कितना? मात्र 3,500 रुपए, जो कि हम पे कर चुके हैं, लायबिलिटी हट चुका है। तो उस 3,500 को हम साइड कर, जो नहीं पे कर पाए, जिस पर यह डाउट है, वो अमाउंट हमारे लिए क्या हो गया? एक्चुअल लायबिलिटी एक्सपेक्टेड टू रैंक के अंडर में आएगा। तो एक्सपेक्टेड टू रैंक में कितना? 2,500 अमाउंट हमारा एक्चुअल आएगा, क्योंकि यही वो अमाउंट है जिस पर हमें डाउट है या बैड है कि हाँ हम पे करेंगे या नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस 2,500 को हमने दिखा दिया एक्सपेक्टेड टू रैंक के कॉलम में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ₹2,500 ड्यू टू सी फॉर लॉस इन अ स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस मीन्स क्या होता है? तो स्पेकुलेशन बिजनेस मीन्स वैसा बिजनेस जो इलीगल नेचर का हो, इलीगल लीगल ना हो, उस बिजनेस को, जैसे सट्टाबाजी, बेटिंग, जुआ, ये सारे खेल दिखते हैं ना, ये हमारे इलीगल बिजनेस का रूप है। तो ये इलीगल बिजनेस में सी को क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कितने का? 2,500 का। हम बता दें कि जब हम इंसॉल्वेंसी अकाउंट में लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें केवल लीगल बिजनेस के लॉसेज को शो किए जाते हैं, लायबिलिटी को ट्रीट किए जाते हैं। इलीगल बिजनेस के लायबिलिटी को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इस ट्रांजैक्शन को हम अपने इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंडर में शो नहीं करेंगे या इसे लायबिलिटी के रूप में ट्रीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहता है बैंक ओवरड्राफ्ट ₹5,000 secured by personal guarantee of a friend of इंसॉल्वेंट फॉर द फुल अमाउंट। फुल अमाउंट से वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। किसके गारंटी पे था? पर्सनल फ्रेंड के गारंटी पे था। पर्सनल गारंटी पे फ्रेंड को दिए थे हमने कितना का? बैंक ऑफ 1,000 का। तो ये क्या हुआ हमारे लिए? अनसिक्योर्ड, फुल्ली अनसिक्योर्ड। इसलिए हम इसको कहां पे शो कर देंगे? लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 ग्रॉस लायबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड टू
रैंक, फुल का फुल अमाउंट हमारे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। सो इसलिए से हम अनसिक्योर के हेड में एक्सपेक्टेड टू रैंक में 5000 शो कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर व्यापार से रिलेटेड क्रेडिटर, उस क्रेडिटर को भी हम क्या करेंगे, फुल्ली अनसिक्योर क्रेडिटर में रखेंगे। पैसा बचेगा तो इन लोग को पेमेंट किया जाएगा, अन्यथा पेमेंट नहीं किया जाएगा। तो ट्रेड क्रेडिटर हमारा फुल्ली अनसिक्योर क्रेडिटर होता है। सो इसलिए इसे एज पर लिस्ट ए के हेड में शो करेंगे। ट्रेड क्रेडिटर 17,000 का था, इसलिए हमने 17,000 ग्रॉस लायबिलिटी के हेड में, क्योंकि ये पूरा का पूरा अनसिक्योर्ड है और मेरे लिए लायबिलिटी है। सो इसलिए इस 70 के 70,000 को हमने एक्सपेक्टेड टू रैंक में शो कर दिया। आगे बिल्स पेबल, ये भी हमारे लिए अनसिक्योर क्रेडिटर होता है, फुल्ली अनसिक्योर क्रेडिटर होता है, इसलिए इसको हम एज पर लिस्ट ए के हेड में शो करेंगे। तो बिल्स पेबल 10,000 जो कि ग्रॉस लायबिलिटी टोटल, और ये पूरा का पूरा वैल्यू अनसिक्योर्ड है। सो इसलिए से एक्सपेक्टेड टू रैंक में 10,000 से शो कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है नेक्स्ट, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड फॉर 3 मंथ रुपीज 1,200। रेंट ड्यू है 3 मंथ का 1,200 रुपए। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, तो क्या हमारा ये 1,200 का अमाउंट रेंट का पूरा अनसिक्योर हो जाएगा, फुल्ली अनसिक्योर हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे हम आएंगे अकॉर्डिंग टू एक्ट। किस एक्ट से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट से। तो हम उसी के अकॉर्डिंग रूल जो दिए गए हैं, उस रूल को ध्यान में करते हुए हम इस ट्रांजेक्शन को ट्रीट करेंगे। तो रेंट 3 मंथ का ड्यू है 1,200 रुपीज। कहता है पीटीआई एक्ट कि अगर किसी लैंडलॉर्ड का रेंट ड्यू है तो वो रेंट लैंडलॉर्ड का रेंट ओनली 1 मंथ रेंट इज कॉल्ड प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। केवल 1 महीने का ही रेंट हमारे लिए प्रिफरेंशियल होगा, और बाकी मंथ का रेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड। सो इसलिए यहाँ पर रेंट कितने महीने का ड्यू था? 3 महीने का रेंट ड्यू था, कितना, 1,200। तो 1 मंथ का रेंट हमारा निकलता है कितना, 400। तो ये 400 रेंट का अमाउंट हमारे लिए प्रेफरेंशियल हो जाएगा। सो इसलिए देखिए हमने रेंट का उस अमाउंट को यहाँ पे 1 मंथ के रेंट को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के अंडर में लिस्ट डी के अंदर में शो कर दिए 4,000 से, और बाकी जो बैलेंस बच गया, टोटल ड्यू कितना था 1,200 में से 400 को डिडक्ट कर देंगे तो बच गया अमाउंट जो 800 है, वो 800 कहाँ पे चला जाएगा, लिस्ट ए के अंडर में। सो देखिए हमने इसको यहाँ पर ट्रीट करके रेंट को दिखा दिए हैं। 2 मंथ का रेंट ले चुके हैं, 400 पर मंथ इंटू 2 किए 800, जो कि हमारा क्या हो गया, अनसिक्योर्ड, फुल्ली अनसिक्योर्ड। इसी तरीके से हम सैलरी के लिए एक्ट कहता है क्या, किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी या वेजेज बाकी है तो वो कितने मंथ का प्रेफरेंशियल माना जाएगा, प्रीसीडिंग 4 मंथ। 4 मंथ कब से, डेट ऑफ पिटीशन, जिस डेट पे हम पिटीशन फिल्ड किए उस डेट से लेकर के प्रीसीडिंग 4 मंथ तक का ड्यू सैलरी हमारे लिए प्रीफरेंशियल होगा, प्रीफरेंशियल माना जाएगा, बट नॉट एक्सीड 300 रुपीज एंड 100 रुपीज। क्लर्क की बात करें तो 300 रुपया कहता है, से ज्यादा नहीं, और वेजेज की बात करें तो 100 रुपीज से ज्यादा नहीं कहता है। सो इसलिए कितने, तो देखिए ट्रांजेक्शन सैलरी के लिए कहता है सैलरी फॉर 3 ऑफिस क्लर्क, 3 ऑफिस क्लर्क का सैलरी है, 1 मंथ का सैलरी 250 रुपए फॉर 4 मंथ, 4 महीने का ड्यू है। तो हमने यहाँ पर आपको दिखाया है, देखिए 3 इंटू टोटल ड्यू अमाउंट सैलरी पता करेंगे, तो टोटल ड्यू अमाउंट सैलरी को हमने निकाला 3 इंटू 250 इंटू 4। इसको जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अमाउंट हमारे पास आया, टोटल सैलरी अमाउंट 3,000। अब इस 3,000 ये मेरे लिए पूरे लायबिलिटी हुआ, बट प्रेफरेंशियल इसके लिए कितना होगा, क्या कहता है रूल, 300 रुपीज पर क्लर्क से ज्यादा नहीं प्रेफरेंशियल मान सकते हैं। सो इसलिए 3 क्लर्क का सैलरी
300 रुपए से ज्यादा हम नहीं प्रेफरेंशियल मान सकते हैं, तो उस अमाउंट को पहले डिडक्ट कर देंगे टोटल सैलरी ड्यू अमाउंट से। तो देखिए 3000 में से हमने 3 क्लर्क का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अमाउंट डिडक्ट कर दिया 900। डिडक्ट करने के बाद जो बच गया बैलेंस वो हमारे लिए हो जाएगा क्या, फुल्ली अनसिक्योर क्रेडिटर 2100, जो कि हम यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है टू प्यून एट द रेट ₹125 ईच पर मंथ। 2 प्यून का सैलरी ड्यू है, पर मंथ सैलरी 125 फॉर 5 मंथ का अमाउंट ड्यू है। तो सबसे पहले सैलरी ऑफ 2 प्यून शो करेंगे और हमने टोटल ड्यू अमाउंट रिकॉर्ड किया। टोटल ड्यू अमाउंट हमारा है कितना, 1250 रुपए। अब यहाँ पे बात आती है कि इसमें से कितना अमाउंट प्रेफरेंशियल होगा और कितना अनसिक्योर्ड। तो प्यून क्या होता है, चपरासी। चपरासी किस में आएंगे, वेजेज के अंडर में, लेबर के अंडर में। और लेबर के लिए पीटीआई एक्ट कहता है क्या, प्रेसिडिंग 4 मंथ बट नॉट एक्सीड 100 रुपीज पर सर्वेंट एंड लेबर। सो इसलिए यहां पर जब हम प्रेफरेंशियल का काम करेंगे तो पर प्यून 100 रुपीज लेकर के चलेंगे। तो 2 प्यून का सैलरी ड्यू था, सो इसलिए 2 प्यून का सैलरी कितना हो जाएगा, 200 रुपए, जो कि हमारे लिए प्रेफरेंशियल होगा। तो टोटल ड्यू अमाउंट से हम 200 को डिडक्ट कर देंगे, जो बच गया बैलेंस वो हमारे लिए अनसिक्योर्ड, फुल्ली अनसिक्योर्ड। इसलिए हमने देखिए यहाँ पर 1250 माइनस 200 डिडक्ट किया, बचा हुआ बैलेंस हमारे लिए चला जाएगा कहाँ पे, किस कॉलम में, एक्सपेक्टेड टू रैंक के कॉलम में 1050। और यहाँ पे टोटल लायबिलिटी को हमने रिकॉर्ड कर दिया है। और ठीक इसी तरीके से क्योंकि जो बैलेंस थे सैलरी के वो हमारे लिए प्रेफरेंशियल हो गया है, तो जो प्रेफरेंशियल अमाउंट है उसको हम ट्रीट करेंगे। प्रेफरेंशियल में हमने सैलरी फॉर 3 क्लर्क 900 से दे दिया, पे किया। फिर सैलरी फॉर 2 प्यून 200। अब नेक्स्ट आते हैं, दिखा दिया हमने यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के अंडर में, जो कि एज पर लिस्ट डी के अंडर में हमने इसको पहले ही ऑलरेडी शो कर चुके हैं। अब आइए आगे, नेक्स्ट क्या कहता है, रेट्स एंड टैक्सेज। तो पीटीआई एक्ट के अंदर में बात करें, प्रेफरेंशियल में हमने आपको बता दिया कि क्या क्या लायबिलिटी को हम प्रेफरेंशियल मानेंगे। तो अगर किसी गवर्नमेंट का कोई अमाउंट ड्यू है या किसी लोकल अथॉरिटी का कोई अमाउंट ड्यू है, तो उसका फुल वैल्यू हमारे लिए क्या होगा, प्रेफरेंशियल हो गया। क्या होगा, प्रेफरेंशियल होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट लायबिलिटी रेट्स एंड टैक्सेज। रेट्स एंड टैक्सेज की बात करें जिससे पता चलता है कि ये गवर्नमेंट ड्यू अमाउंट है, और गवर्नमेंट ड्यू का फुल वैल्यू हमारे लिए क्या होगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इज कंप्लीट। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास रहता है लायबिलिटी फॉर एन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट ₹6 जनरेट होने वाला लायबिलिटी कैसा, लायबिलिटी भी हमारा जनरेट नहीं होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तभी तो किसी पर्सन का हमारे लायबिलिटी जनरेट होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कंप्लीट हुआ है तो क्या लायबिलिटी जनरेट हुआ, नहीं हुआ। और जब लायबिलिटी जनरेट ही नहीं हुआ तो एक्सपेक्टेड टू रैंक में इसको शो करने का जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको अपने लिस्ट ए के अंडर में शो नहीं करेंगे। तो देखिए हमने इसको अंडर शो यहाँ पे नहीं किया है। चलिए कंप्लीट क्वेश्चन हुए, सारे लायबिलिटी को हमने ट्रीट कर दिया। अब क्या करेंगे, इन सारे लिस्ट वाइज को बैलेंसिंग करेंगे, ऐड करेंगे। टोटल इसको बैलेंसिंग करेंगे और इसको टोटल बैलेंसिंग करेंगे। मतलब टोटल बैलेंसिंग करने का मतलब टोटल सम ऑफ एक्सपेक्टेड टू रैंक को सम करेंगे। तो ये टोटल मेरा एक्सपेक्टेड टू रैंक 1,04,450 आया। चलिए इसी तरीके से हम एवरी लिस्ट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। टोटल ऐड करते हैं तो लिस्ट वाइज ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको हमसे पूछेगा कि फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर में कितना हो गया टोटल। तो देखिए 32,000 प्लस 6,000 इनको ऐड करेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 38,000। ये हमारे लिए लिस्ट 8 के अंदर में लायबिलिटी हुआ 38,000 का। अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ बाबू फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर में कितना का लायबिलिटी जनरेट हुआ, तो फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर में हम जवाब देंगे कितना का, 38,000 का, क्योंकि दो लायबिलिटी था जो फुल्ली सिक्योर था,
इसके बाद इसी तरीके से हम पार्सली सिक्योर क्रेडिटर को भी शो करेंगे। तो पार्सली सिक्योर क्रेडिटर में कितना का 40,000 40,000 का। और इसी तरीके से हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को बैलेंसिंग करेंगे, सॉरी सम करेंगे। टोटल कितना हुआ लायबिलिटी, तो ये हमारा निकल करके आता है 4,000। तो ये हमारा निकल गया क्या, टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस लिस्ट ऑफ लायबिलिटी। ये हमारा टॉपिक था वेरियस लिस्ट ऑफ लायबिलिटी के बारे में। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के लिए हमारे कमेंट में आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है यानी किसी भी चैप्टर से, तो उसके लिए आप हमारे कमेंट में जा करके उस क्वेश्चन को फोटो खींच करके हमें भेज सकते हैं। 2 से 3 मिनट में आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। उम्मीद है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना नहीं, लाइक करना भी नहीं भूलना है। तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट जरूर से जरूर करें। थैंक यू।